हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं गुप्ता एरा की। इसे एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी भी कहा जाता है। आखिर गुप्ता एरा यानी गुप्ता एम्पायर जो था वो इतना विशाल और इतना समृद्ध कैसे बना, और आखिर क्या सीक्रेट था इसके पीछे कि इसको एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी भी कहा जाता है। तो यही सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कालिदास के एक लेख से, जो कि रघुवंशम नाम की एक बुक में लिखा गया था, जो कि हमें बताता है कि कोई भी बुराई को ना तो किसी बल से और ना ही किसी डिप्लोमेसी से खत्म किया जा सकता है, और ना ही कूटनीतियों से खत्म किया जा सकता है, यानी पॉलिटिकल पावर से अकेले। तो फिर कैसे खत्म किया जा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ बुराइयों को खत्म किया जा सकता है एक बुद्धिमानी यानी एक राइट डिसीजन से, और इसी तरीके से किसी भी किंगडम को पावरफुल बनाया जा सकता है। तो ये गुप्ता एरा की टाइमलाइन है, जिसमें हम देखेंगे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और उनके टाइम पे हुए फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में, लाइक आर्यभट्ट, बारामीर एंड कालिदास। तो बात है उन दिनों की जब ध्रुव एंड भविष्य, जो कि पांड्य किंगडम से घूमकर आए थे, यानी चोलाज, पांड्याज, ये सब इन लोगों ने विजिट किए थे। उसके बाद भविष्य जो है उसकी टाइम मशीन है, उसको रिवॉल्व करती है एंड पहुंच जाती है कहां पर? वो पहुंच जाती है एक ऐसे पिलर के पास में, और देखती है कि ये जो पिलर है ये काफी साल पुराना है और इस पे किसी भी तरह की जंग यानी रस्टिंग देखने को नहीं मिलती है, और इस पे कुछ लिखा भी हुआ था। तो फिर इन्होंने देखा कि ये जो पास्ट में ये जो पिलर इन्होंने देखा, क्या ये आज भी प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडिया में है या नहीं। तो यही देखने के लिए वापस से आते हैं दिल्ली के मेहरौली डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर इन्हें एक गाइड मिलता है, और एक गाइड ये इन्हें बताता है कि ये जो पिलर है ये 1600 ईयर्स ओल्ड है, यानी 1600 साल पुराना है, और इस पे बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं है। और इससे पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर में मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट कितना स्मार्ट था, और ये पिलर जो है पूरा 6 टन का वेट कैरी करता है। और ये पहले जो है उदयगिरी केव्स में पाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। बाद में इसे कुछ सेंचुरीज के बाद में दिल्ली के अंदर ट्रांसफर किया गया। ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, और इस पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं वो राजा की जीत के बारे में बताते हैं, यानी किंग्स अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। आखिर कौन था ये राजा और किसकी अचीवमेंट्स लिखी हुई थी इस पिलर पर? तो बात है 3rd सेंचुरी की, जब कुषाण एम्पायर का डिक्लाइनेशन हो रहा था। तो कुषाण एम्पायर 3rd सेंचुरी के ड्यूरिंग नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के पार्ट में स्प्रेड ओवर था। फिर धीरे धीरे बाय द लेट 3rd सेंचुरी जो कुषाण एम्पायर के सब कॉन्टिनेंट्स थे वो वीक होने लगे, और इसी के साथ निकलकर आती है एक नई पावर, जो कि थी गुप्ता एम्पायर। ये गुप्ता एम्पायर के जो लोग थे ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड थे। उत्तर प्रदेश के पास जो रीजनल रूलर्स हुआ करते थे उन्हीं में से एक गुप्ता एम्पायर को फाउंड करते हैं। द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस इनके टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ, मेनली चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। तो चंद्रगुप्त टू जो थे उन्हीं के इंस्क्रिप्शन उस दिल्ली के आयरन पिलर पर लिखे हुए हैं, यानी वो चीख चीख कर कह रहा है चंद्रगुप्त टू के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पिलर के ऊपर एक नाम मेंशन्ड है, दैट इज चंद्र। और चंद्र जो नाम है वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्त सेकंड के बीच में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हिस्टोरियंस ने इन्हें नाम दिया चंद्रगुप्त सेकंड, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब चंद्रगुप्त सेकंड क्यों नाम दिया गया, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट भी कहीं ना कहीं थे, तो उनके बारे में हम देखेंगे आगे। बाकी चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये भगवान विष्णु और उनके वाहन इनको बहुत ज्यादा प्रिय थे, और ये सारी बातें लिखी हुई हैं उसी आयरन पिलर के इंस्क्रिप्शंस के अंदर। देन चंद्रगुप्त वन जो थे वो इन्हीं के ग्रैंडफादर थे, यानी इन्हीं के दादाजी, जो कि गुप्ता एम्पायर से ही बिलोंग करते थे। इनके यहाँ पर एक रिचुअल फॉलो होता था कि दादा के नाम पर पोते का नाम रखा जाता था, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के नेम पर ही चंद्रगुप्त सेकंड का नेम रखा गया। अब ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे ये भी काफी फेमस थे, क्योंकि इन्होंने गुप्ता एम्पायर में गोल्ड के कॉइन्स चलवाए थे, और उन कॉइन्स की 2 साइड्स जो थी वो इस तरीके से डेपिक्टेड हैं कि एक साइड में यानी चंद्रगुप्त दादा और दादी छपे हुए थे,
और दूसरी साइड में माँ लक्ष्मी देखने को मिलती है। ये कॉइन दिखाते हैं उनके टाइम के एम्पायर के अंदर होने वाली अलायंसेस, पावर्स एंड स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स को। देन समुद्रगुप्त जो कि इनका बेटा था चंद्रगुप्त फर्स्ट का, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के पापा, उनके बारे में हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति के एक पिलर इंस्क्रिप्शन से। यानी प्रयाग जो आज की डेट में प्रयागराज है, वहीं पर एक पिलर और देखने को मिला, दैट इज नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, और इसी पर लिखा गया है समुद्रगुप्त के बारे में, जिनको द वॉरियर किंग भी कहा गया है। इनके टाइम पे एक कोर्ट पोइट यानी कोर्ट ऑथर हुआ करते थे हरीश सेन, जो कि राजा के बारे में बहुत सारी बातें लिखा करते थे। इनका जो एम्बिशन था समुद्रगुप्त का, वो पूरी अर्थ को यानी अपने पूरे किंगडम को यूनिफाई करने का था, जो कि लिखा गया है धरनी बंधा में हरीश सेन के द्वारा। किंग जो है वो आर्ट को, लर्निंग को और ट्रेड को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, और ये एक वीणा प्लेयर हुआ करते थे। इनके वीणा बजाने की जो कला है उसके बारे में हमें पता चलता है इनके द्वारा चलाए गए सिक्कों से, जिसपे एक तरफ बने हुए हैं समुद्रगुप्त जो कि वीणा को बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर से एक लेडी बनी हुई है जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। देन समुद्रगुप्त के बारे में एक और बात पता चलती है विष्णु पुराण से, कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो कहां कहां तक फैली हुई थी समुद्रगुप्त के टाइम पे। तो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर कुछ पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं दैट आर नोन एज अनुगंगा, प्रयागा, साकेता एंड मगध। अनुगंगा इज मिडिल गैंगेटिक बेसिन प्लेन एंड प्रेजेंट डे प्रयाग इज इन प्रयागराज। साकेत इज नोन एज अयोध्या एंड मगध इज अप्रोक्सीमेटली इन बिहार। और इनका राज्य यहीं तक सीमित नहीं था बल्कि इसके बियॉन्ड भी फैला हुआ था, और इन्होंने कई सिक्के चलवाए थे, जिनमें से एक और कॉइन हमें देखने को मिलता है जिस पर एक तरफ अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता लगता है और दूसरी साइड क्यून होल्डिंग चोरी जो साइड में किंग के खड़ी रहा करती थी। देन इनके टाइम पे एक चाइनीज ट्रेवलर भी आया था जिसका नाम था फाइयान, जो कि ये 5th सेंचुरी के अराउंड गुप्ता एम्पायर में आया था। इसने बहुत सारी जगह पर विजिट किया। ये बेसिकली आया था बुद्ध इंस्क्रिप्शंस को लेने के लिए। ये चाइना से आया था, और चाइना जाने से पहले इसने बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करी और इंडिया के कल्चर, गवर्नेंस, सोसाइटी और अपने सारे एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर गया, और वही हमें बताते हैं गुप्ता एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी एंड राइट डिसीजंस के बारे में। देन इसका एक ट्रैवलॉग हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आज की डेट में व्लॉग्स होते हैं वैसे ही एक ट्रैवलॉग होता है जिसमें इसने बहुत सारी बातें लिखी थी और इन बातों को ट्रांसलेट किया गया था जे लेगी के द्वारा। इसमें इसने लिखा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सारे हैं, यानी राज्य में बहुत सारे लोग हैं, एंड दे आर हैप्पी। और दूसरी बात में लिखा है दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड्स और अटेंड्स टू ऑफिशियल्स, यानी उन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं है, यानी कोई भी ज्यादा टैक्स वगैरह भी नहीं लिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद के खेत भी हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी फसलों का थोड़ा सा हिस्सा राजा को भी देते हैं। और जो किंग के गार्ड्स हैं उनको सैलरी मिलती है, और राज्य बहुत ही बड़ा है, यानी बीच में शहर भी हैं जहाँ पर व्यापार होता है। बहुत ज्यादा रिच, प्रॉस्पेरस एंड काइंडनेस है, राइट डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना। और जो वैश्य फैमिली यानी जो व्यापार करते हैं उनके जो हेड हैं उनको मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे हाउसेस ऑफ चैरिटी हैं एंड मेडिसिन्स हैं, मतलब लोगों के इलाज के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अनाथों को और बीमारों की एक देख रेख होती है। प्रॉपर डॉक्टर्स भी हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं। प्रॉपर मेडिसिन, फूड वगैरह भी दिया जाता है जरूरतमंद लोगों को। और सिटी बहुत ही अमीर, बुजुर्ग मर्चेंट से, फॉरेन मर्चेंट से और ब्यूटीफुल होम से भरी हुई है। जो मकान भी बने हुए हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में बने हुए हैं। यानी कुल मिला के बात ये है कि जो फाइयान ने ट्रैवलॉग लिखा था उसमें गुप्ता एम्पायर को बहुत ही अच्छा बताया था, बहुत तारीफ करी थी गुप्ता एम्पायर। ये 399 से 414 के बीच में लिखा गया था। बट कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो और भी प्रोस्पेक्टिव्स रखते हैं, यानी कुछ अलग विचार रखते हैं। वो मानते हैं कि सिर्फ एक इंसान जो कि फाइयान था उसकी बातों से ही हम सारी चीजों पे बिलीव नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत रिसर्च करी और काफी रिसर्च के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाली। उन्होंने बताया था कि न्यू किंग्स जो थे न्यू टाइटल्स रखा करते थे। ये बातें हमें पता चलती हैं इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, जो उनपे हमें कुछ देखने को मिला जैसे महाराज, राधिराज, सम्राट एंड चक्रवर्ती।
ये जो टाइटल्स हैं ये दिखाते हैं राजा की सुप्रीम अथॉरिटी के बारे में, किस तरह पुराने रूलर्स के कंपैरिजन में नए नए रूलर्स न्यू न्यू टाइटल्स को अडॉप्ट किया कर। देन कुछ बातें और हमें देखने को मिलती हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में, जैसे कि ये अपने एम्पायर को किस तरीके से एक्सपेंड किया करते थे, वॉर वगैरह के थ्रू, यानी युद्ध किया करते थे, अलग अलग किंगडम्स थे और इस तरीके से अपने एम्पायर का ये स्प्रेड किया करते थे। देन दूसरा तरीका था मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जिसके बारे में हम जानते ही हैं कि राजा अपनी बेटी का या बेटे का दूसरे किंगडम्स में शादी करा देते हैं। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उन्होंने प्रभावती की शादी वाकाटक के एक रूलर से करवा दी थी और इसी शादी में हम पहुंच गए दावत खान। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। प्रभावती के 2 बेटे होते हैं जो कि अपने पापा की तरह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। प्रभावती जो है उन्होंने बहुत सारे मंदिर की कंस्ट्रक्शन भी करवाई, अप्रोक्सीमेटली 7 टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे जो कि भगवान विष्णु के डिफरेंट डिफरेंट अवतार को डिपिक्टेड है, जिसमें से कुछ टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि रामगिरी रामटेक हिल जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, और ये अलग अलग रूप को डिपिक्टेड है जैसे कि नरसिम्हा अवतार जो कि विष्णु जी के हुए थे। देन गुप्ता एम्पायर जो था वो बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज था एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। उनकी जो कंट्रोलिंग थी वो सेंट्रल अथॉरिटी थी, प्रोविंसेस हुआ करते थे और लैंड वगैरह लोकल रूलर्स को ग्रांट किया करते थे, दिया करते थे, पुजारियों को दिया करते थे और बड़े बड़े जो चीफ लोग हुआ करते थे उनको। और ये जो जमीनें दी जाती थी ये सारी बातें लिखी जाती थी कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो कि एज अ रिकॉर्ड्स रखी जाया करती थी, है ना। ये सारी बातें पता चलती हैं आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च से। इस समय जो प्रॉपर टैक्स का जो कलेक्शन था वो गुप्ता रूलर्स के अंडर ही गवर्न हुआ करता था। देन इनका जो मेन सोर्स ऑफ ट्रेड हुआ करता था, यानी प्राइमरी सोर्स जो हुआ करता था गुप्ता एम्पायर का, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मार्केट कंट्रोल। तो ये सारी चीजें जो ट्रेड से ये लोग इकोनॉमी को डेवलप किया करते थे, ये जो रेवेन्यू जनरेट होता था इसका यूज करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी को मेंटेन करने में, नए नए मंदिरों के निर्माण करवाने में और अपने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में और स्कॉलर्स और आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करने में। देन गुप्ता एरा के टाइम पे हमें देखने को मिलता है मेडिटेरियन वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना के अंदर होने वाली ट्रेड। ये लोग टेक्सटाइल, स्पाइसेस, आइवरी एंड जेमस्टोन इन सब की एक्सपोर्टिंग किया करते थे। इनका एक सिग्निफिकेंट मार्केट हुआ करता था मेडिटेरियन मार्केट जो कि सोकोट्रा आइलैंड हुआ करता था। और ये सारी बातें हमें पता चलती हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट से जो कि बुद्धिस्ट स्तूपा के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और इनके जो ट्रेड थे वो कई सालों तक, सेवरल सेंचुरी तक चलते हैं और इनके जो ट्रेडर्स थे वो इजिप्ट, अरेबिया, रोम, ग्रीस जैसे देशों से बिलोंग करते थे। स्मॉल आइलैंड जो हुआ करते थे वो इस बात का एविडेंस है कि उस टाइम पे यानी गुप्ता एरा के टाइम पे इनका कल्चरल एक्सचेंज कितना ज्यादा रिच हुआ करता था और इंडियन ओशियन ने इसको, इनकी ट्रेड को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। देन गुप्ता एम्पायर को क्लासिकल एज भी कहा जाता है क्योंकि गुप्ता रूलर जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत ज्यादा मतलब डिवोटी थे और ये सारी बातें इनके कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलती हैं। वो अदर रिलीजियस को भी माना करते थे यानी सपोर्ट किया करते थे इक्वली। बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस देखने को मिले इनके टाइम पे, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड सेवरल अदर बुद्धिस्ट बिहार यानी मोनेस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है। यानी ये डिवोटी तो भगवान विष्णु के थे बट फिर भी उसके बावजूद भी हमें बुद्ध इंस्क्रिप्शन एंड बुद्ध इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिले, तो इससे पता चलता है कि ये अदर रिलीजियंस को भी रिस्पेक्ट दिया करते थे इक्वली। कुछ स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं, ऐसा माना जाता है कि नॉलेज भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई उस टाइम पे, बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह भी लिखे गए थे। संस्कृत लिटरेचर बहुत ज्यादा फ्लोरिश करता है, जैसे कि कालिदास के वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं, मेजर पुराण देखने को मिलते हैं, आर्यभट्ट और बारामीर जैसे बड़े बड़े महान लोग जो कि मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में सक्सेसफुल हुए। और मेडिसिनल टेक्स्ट भी हमें देखने को मिलते हैं और मेडिसिनल थ्योरीज भी मिली। मेटलर्जी भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करती है और इसका प्रमाण तो हम पहले ही देख चुके हैं, आयरन पिलर जो कि मेहरौली डिस्ट्रिक्ट में है, आज तक जंग नहीं लगी है। देन गुप्ता एम्पायर की ब्यूटी के बारे में बात करें तो सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में सिचुएटेड है, ये स्कल्पचर ऑफ बुद्धा है, मतलब यहाँ पर स्कल्पचर ऑफ बुद्धा हमें देखने को मिलती है जिससे
इस टाइम पे बनने वाले आर्किटेक्चर और उसकी ब्यूटी के बारे में हमें पता चलता है। अजंता केव्स जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, एंड रॉक कट केव्स डिटेल कार्विंग जो हमें देखने को मिलती है, उससे पता चलता है कि उदयगिरी मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड रॉक कट केव्स में कितने महान आर्टिस्ट हुआ करते होंगे उस टाइम पे, जो इतनी प्यारी कार्विंग कर पाते थे देवी देवताओं। बट होता है कुछ ऐसा कि 6th सेंचुरी तक आते आते गुप्ता एम्पायर जो है वो डिक्लाइनेशन के साइन देने लगता है और बहुत सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। हूना ट्राइब जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर देखने को मिली, ये हमला करने लगती है रिपीटेडली, यानी बार बार गुप्ता एम्पायर पे हमला करती है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के अंदर गुप्ता एम्पायर का जो है पावर कम होने लगता है। और कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, यानी अंदर के ही जो लोग थे गुप्ता एम्पायर के अंदर वही आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एम्पायर वीक होने लगता। देन इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जो गुप्ता का रूल्स था वो नॉर्थ के अंदर तो खत्म हो ही गया था अप्रोक्सीमेटली। वहीं दूसरी ओर पल्लव डायनेस्टी जो कि एक पावरफुल डायनेस्टी के रूप में निकल के आती है साउथ में, और धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाने लगती है तमिलनाडु जो कि प्रेजेंट में है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जैसी जगहों। और फिर गुप्ता एम्पायर धीरे 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 डाउन होता चला जाता है। देन पल्लवास जो थे वो इमर्ज होते हैं एक बड़ी पावर के रूप में, और पल्लवास के बारे में हमें देखने को मिलता है कि ये आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और ये मानते हैं भगवान शिव को, और इन्होंने बहुत सारे मंदिर, रॉक कट केव्स का निर्माण भी करा। जो पल्लवास की कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम जो कि आज की डेट के तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। इसको सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये लर्निंग का एक मेजर सेंटर मानी जाती है साउथ के अंदर। पल्लवास ने घटिकास का भी इस्टेब्लिशमेंट करवाया जिसको बोला जाता है सेंटर्स ऑफ लर्निंग, जो कि सतवाहनास के टाइम पर भी बहुत ज्यादा इमर्ज होते थे, और यहीं से शुरुआत होती है एक एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की। देन नॉर्थ ईस्ट रीजन द कामरूपा किंगडम जो कि वर्मन डायनेस्टी के द्वारा चलाया जाता था नॉर्थ ईस्ट साइड में, वो भी धीरे धीरे बढ़ता है ब्रह्मपुत्र वैली में जो कि प्रेजेंट डे असम के पास सिचुएटेड है। नदर्न पार्ट प्रेजेंट डे बंगाल, बांग्लादेश, इधर ये पूरा कामरूप किंगडम फैला हुआ था। ये कल्चर और पॉलिटिकल सेंटर माना जाता था। टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा फ्लोरिश करती हैं, जिसकी वजह से लर्निंग का हब माना जाता है। देन गुप्ता एम्पायर जो था उसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति से पता चला था। प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली डेपिक्टेड है समुद्रगुप्त को, जो कि बताती है कि किस तरीके से समुद्रगुप्त ने पल्लवा रूलर को हराया था बट उसके राज्य को कब्जा नहीं किया था, छोड़ दिया था। He led the local rulers including the Pallavas keep their thrones as long as they accepted his rule and paid tribute। ये क्या करता था समुद्रगुप्त, मतलब हमला तो करता था किंग्स पे और उनके किंगडम्स को कैप्चर नहीं करता था। उनसे बोलता था कि आप अपना शासन चलाइए बट मुझे कुछ ट्राइब्यूट देना पड़ेगा, मींस कुछ पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो एक पीसफुल रिलेशंस बनाकर रखा हुआ था सारे किंगडम से। समुद्रगुप्त ने कामरूपा किंगडम को भी हराया था बट वहां से कंट्रोल नहीं लिया था। बट जैसे ही आगे रूलर्स जो आते हैं समुद्रगुप्त के बाद में, वो कहीं ना कहीं वीक होने लगे और ये बाकी जो अदर किंगडम्स थे ये एक्सपेंड होते चले गए, और इस तरीके से गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइनेशन होने लगता है। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे एक प्रोग्रेस को भी हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है। बहुत विशाल एम्पायर था और आर्ट को, साइंस को, लिटरेचर को, जैसा कि हमने देखा कालिदास, आर्यभट्ट, बारामीर वगैरह जैसे लोग बहुत ज्यादा फ्लोरिश करते हैं इसके टाइम पर, गुप्ता पीरियड के टाइम पर। और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटलर्जी, इन सारी फील्ड्स में भी बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलती है। फ्यूचर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की फाउंडेशन यहीं से मानी जाती है। ब्यूटीफुल टेम्पल, संस्कृत लिटरेचर जो कि आज तक लोगों को इंस्पायर करते हैं, गुप्ता एरा के टाइम के ही हैं। गुप्ताज ने एक स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस सोसाइटी की नींव रखी थी जो कि फ्यूचर रूलर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन साबित हुई। उनकी लेगेसी इंडिया के कल्चर में आज तक बनी हुई है। ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ जिस तरीके से वो रहा करते थे वो बहुत ज्यादा फेमस हुए इंडियन हिस्ट्री के अंदर।